हाँ तो फोकस है। हम लोगों ने चार्जिंग ड्यू टू क्या पढ़ा था, जल्दी बोलो। चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, क्या दिखा? होना जरूरी है। उसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन को हमेशा किस चीज का ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन का, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफरेंस के कारण ही, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने के कारण ही क्या होता है बताओ, यहाँ से चार्जिंग स्टार्ट होता है, बोलो हाँ या नहीं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है? कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है? लो वर्क फंक्शन टू हाई वर्क फंक्शन, या हाई वर्क फंक्शन टू लो वर्क फंक्शन। लो टू हाई वर्क फंक्शन जिसका कम होगा वो इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ेगा, जिसका हाई होगा वो क्या कर लेगा? एक्सेप्ट। जिसका इलेक्ट्रॉन जाएगा माइनस या प्लस? माइनस। और जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लस। ये बातें मैंने कल डिस्कशन कर दी थी। टॉपिक सारे बच्चे जान लेंगे, चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन। चार्जिंग ड्यू इंडक्शन, सारे बच्चे टॉपिक डालेंगे। चार्जिंग ड्यू इंडक्शन, चार्जिंग ड्यू इंडक्शन, चार्जिंग ड्यू इंडक्शन। प्लीज सारे बच्चे टॉपिक डालेंगे, चार्जिंग ड्यू इंडक्शन, चार्जिंग ड्यू इंडक्शन। फोकस हेयर। चार्जिंग ड्यू इंडक्शन डालेंगे सब कोई? डाला क्या? चार्जिंग ड्यू इंडक्शन। फोकस हेयर। चार्जिंग ड्यू इंडक्शन, इंडक्शन का मीनिंग क्या होता है पहले समझना सब कोई, प्लीज फोकस हेयर। आपने देखते हो, आपने सबसे अच्छा एक एग्जांपल देखा होगा, इंडक्शन पैनल्स जो आते हैं घर के अंदर, जिसको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से खाना पकाने में काम में लेते हैं। अब एक बात बताना, उस इंडक्शन पैनल के अंदर कहीं भी आपने देखा है कोई आग वाग जल रहा है? नहीं। बट इट इज हाई प्रोडक्शन ऑफ हीट इज देयर, दैट की कोई भी कंटेनर आप रखे तो झट से कुछ देर के बाद टेम्परेचर रेस करने लगता है। तो हीट के बिना डायरेक्टली कांटेक्ट के उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायर्स रहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स रहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे एक चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर का नाम ही होता है ईएमआई, एंड दैट चैप्टर के अंदर फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलके एक इंडक्शन नाम का फेनोमेनन पैदा करते हैं। और इंडक्शन क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंडक्शन टर्म एक्चुअली इंड्यूस से होके आया है, और इंड्यूस होने के लिए डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है। फ्रिक्शन में हम क्या कर रहे थे बोलो? डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन कर रहे थे। बट इंडक्शन में हम डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शंस नहीं करेंगे, तब भी चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा कैसे, चलिए इस बात को समझाते हैं। मान लिया जाए कि लेटर सपोज यहाँ पे आपने एक रेड ले लिया, जो कि रेड पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसा एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, इसलिए पहला एग्जांपल मैं यही कंसीडर कर। मान लिया कि तुमने ये ले लिया, और लेने के बाद मान के चलो यहाँ पे एक मेटालिक स्फीयर को लिया आपने। किसको लिया जल्दी बताइए? इट इज अ मेटालिक स्फीयर। फोकस हियर। देखो यहाँ से, ये रेड कैसा चार्ज है जल्दी बताइए? पॉजिटिवली चार्ज है। ये कोई भी रेड हो सकता है, ग्लास रेड हो सकता है, कोई भी रेड है, बस दैट इज व्हाट। सपोज ये कैसा चार्ज जल्दी बताइए? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिवली क्या है जल्दी बताओ? चार्ज है। ये पॉजिटिवली क्या है जल्दी बताओ? यहाँ से चार्ज है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, सारे बच्चे देखना कैसे चार्ज जल्दी बताइए? पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण ये प्लस है, तो बताओ यहाँ पे इट इज अ मेटालिक स्फीयर। कैसा स्फीयर है बताओ? मेटालिक स्फीयर। तो इनके पास क्या प्रेजेंट होगा जल्दी बोलो यहाँ से? इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट होगा जल्दी बोलो यहाँ से? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा। बट ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे सोच के बताओ? यहाँ से ये प्लस चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है या सेम चार्ज अट्रैक्ट करता है? ऑपोजिट चार्ज। तो क्या करेगा ये प्लस, किसको कॉल करेगा अपनी तरफ? माइनस को। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होके किधर शिफ्ट होने लगेंगे? लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। सारे इलेक्ट्रॉन्स एग्रीगेट होके यहाँ आना चालू हो जाए। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल माइग्रेट टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन टूट के किधर आने लगेंगे? बाईं ओर आने लगेंगे। जैसे बाईं तरफ आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है, राइट साइड के सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट हो गए? लेफ्ट साइड। बिकॉज प्लस माइनस के बीच में क्या होगा?
अट्रैक्शन होगा, तो बताओ यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस या प्लस? माइनस। और बदले में यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। यहाँ पे प्लस चार्ज कैसे आ गया, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जिस जगह को छोड़ता है वहां पे आता है प्लस, और जहां इलेक्ट्रॉन जाता है वहां क्या आता है, माइनस, बिकॉज ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, जितना निगेटिव होगा उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेट चार्जेस न्यूट्रल, ये मैंने बताया था। एक बार बताओ, शुरुआती दौर में जब कभी इस रेड को इस स्फीयर के नजदीक नहीं ले गए थे हम लोग, तो स्फीयर तो न्यूट्रल था। अगर स्फीयर न्यूट्रल था, उसपे चार्ज कितना था, जीरो। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे तुम प्लस चार्ज को लेके जाओगे तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस। इधर क्या आ जाएगा, प्लस। जितना माइनस उतना प्लस मिलके तब भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, बोलो सबको, ये जीरो। जीरो हो गया। अब जैसे ये जीरो हुआ, तो नेट चार्ज इधर प्लस और इधर माइनस मिल के कितना हो गया, जीरो। जैसे ये जीरो हुआ, तो फर्दर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और मेटालिक स्फीयर को लेके चले आए। मस्त चल, लेके चले। अब बताओ, इधर प्लस है तो फर्दर फिर से ये क्या अट्रैक्ट कर लेगा, किसको, माइनस को या प्लस को, माइनस को। जी को अट्रैक्ट कर लेगा, माइनस को। बदले में इधर क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो यहाँ से, प्लस या माइनस, प्लस आ जाएगा। माइनस और क्या हो जाएगा, प्लस। समझ में आया यहाँ पे? अब फोकस हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने इस स्फीयर को लाया, अब मैं जैसे इसको लेके आता हूँ तो समझना यहाँ से, ये माइनस और ये क्या चीज, प्लस। तो इस पे आ गया प्लस चार्ज, इस पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस स्फीयर को, लेट अस सपोज ये स्फीयर है, अब ये माइनस इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं डायरेक्टली इसको टच कर दूं, इन दोनों के बीच में कनेक्शन ला दूं, इस तरीके टच करूंगा, तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देगा, कंपनसेट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, डिफ्यूज कर देगा। क्या कर देगा, डिफ्यूज। अब मैं डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहा हूँ, इसको डिफ्यूज कर देगा, जितना प्लस उतना माइनस। अब मैं इसको सेपरेट आउट करता हूँ, तो अब मैं, और इस रट को भी मैं थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ, इसे टेकन अवे, दूर ले गया। तो अब एक बात बताना, यहाँ पे ले गए थे इसको, फोकस एयर, तो इस पे कैसा चार्ज था, माइनस। ये प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। तो बताओ इस पे अब कैसा चार्ज इधर रह जाएगा, माइनस या प्लस, माइनस। और इधर कैसा चार्ज रह जाएगा, बोलो, प्लस या माइनस, प्लस आ जाएगा। अब कुछ देर के बाद, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही माइनस चार्ज फर्दर स्प्रेड आउट होके पूरे के पूरे स्फीयर में फैल जाए, और यही प्लस चार्ज पूरे के पूरे स्फीयर में क्या हो जाएगा। तो एक बात बताओ, अपोजिट नेचर का चार्ज आने लगा ना। ये कैसा रेंज लेके आए थे आप, जल्दी बोलो, किससे कैसा आया, माइनस के नजदीक किसको लेके गए, नेक्स्ट वाले को, तो उसमें कैसा आ गया, प्लस। फिर से कैसा चार्ज था, फिर कैसा आया, निगेटिव के बाद फिर से अपोजिट नेचर या सेम नेचर। यहाँ पे रड और स्पीकर के बीच में डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शंस नहीं था, तो एक ऐसा चार्जिंग का प्रोसेस जिसमें किसी रड को आप डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, और उस मेथड से कहीं आप चार्ज को अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि मैं इस न्यूट्रल स्फीयर को चार्ज कर दिया, देन दैट प्रोसेस बाय व्हिच अ स्फीयर गेट चार्ज्ड बाय विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज इज कॉल्ड एज व्हाट, जल्दी बताइए, चार्जिंग यू बट इंडक्शन। इंडक्शन के द्वारा चार्ज कर दी। बोलो हाँ या नहीं, चार्ज हो गया क्या। लेकिन नेचर कैसा है, अपोजिट या सेम, अपोजिट या सेम, गौर कीजिएगा सभी कोई। अब एक बात बताओ, एक और चीज डायग्राम देखना, मैंने इस रड को लिया, रड पे कैसा चार्ज था, बताओ, प्लस या माइनस, प्लस। आप अपोजिट नेचर को भी लेके आ सकते हो, और इस रड को मैंने यहाँ पे, लेट अस सपोज, यहाँ पे ले आया, तो ये प्लस चार्ज था, इधर क्या आ जाएगा, माइनस या प्लस, माइनस। और इधर क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक ना। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको सेपरेट आउट करता हूँ, अगेन इट इज अ टेकन अवे, दूर लेके चले जाता हूँ। ठीक ना, मैं थोड़ा डिस्टेंस इसका बढ़ा देता हूँ। अब मैं इस साइड वाले सेक्शन को, इस साइड वाले सेक्शन को अर्थ कर देता हूँ, और हमेशा याद रखना, अर्थिंग का ऐसे सिंबल है। ये क्या कर रहे हैं, जल्दी बताओ हम लोग, अर्थिंग। अर्थिंग घर पे भी किया जाता है ना, बड़े लाइंस को स्मॉलर लाइंस में से करके डिस्ट्रीब्यूट करते चले, इधर माइनस है या प्लस है, ये सारा का सारा प्लस चार्ज माइग्रेट करता हुआ नीचे की तरफ चला जाता है। या फिर ऐसे मान लो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करते हुए अर्थ से ऊपर की तरफ आते हैं, ताकि ये प्लस चार्ज की पॉजिटिविटी को कंपनसेट कर, खत्म कर दें। क्योंकि ऐसा माना गया है, अर्थ का जो पोटेंशियल लेवल है वो जीरो। क्या जल्दी बताइए, जीरो। आगे चल के पोटेंशियल भी सब, और यहाँ पे कैसा चार्ज था, जल्दी बताइए, पॉजिटिव। तो इस वाले सेक्शन का जो पोटेंशियल था, ये जो प्लस वाले सेक्शन का जो पोटेंशियल था, ये हाई पोटेंशियल पे, ये कैसे पोटेंशियल पे था, हाई पोटेंशियल।
क्योंकि इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल था और इस पे जो पोटेंशियल है वो लो पोटेंशियल। जल्दी बताइए, लो पोटेंशियल। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करता है लो टू हाई, जबकि प्लस माइग्रेट करता है हाई टू लो। क्या बोला, क्या बोला? प्लस किधर माइग्रेट करेगा बोलो, यहाँ से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, जबकि इलेक्ट्रॉन, बोलो बोलो बोलो, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। या तो कह लो कि तुम ऊपर से नीचे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, या नीचे से ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, निगेटिव चार्ज। ये सारा का सारा पॉजिटिव को खत्म कर देगा। तो इसमें बच कैसा जाएगा बोलो, अगर पॉजिटिव खत्म हो गया? क्या बच गया, बोलो बोलो? सारा निगेटिव इधर गया, निगेटिव सारे पॉजिटिव को खा गया। बोलो हाँ या नहीं? या फिर कह लो ये पॉजिटिव सारे किधर चला गया, नीचे। तो बच गया, इस पे कौन सा चार्ज बच जाएगा, केवल और केवल माइनस या प्लस? माइनस चार्ज बच जाए। आया समझ में? तो कैसा लेके आए थे आप, जल्दी बोलो, प्लस या माइनस? कैसा चार्ज मिला आपको, माइनस या प्लस? माइनस। आप माइनस चार्ज मिला और प्लस लेके आए थे। चार्ज अपोजिट या सेम? अपोजिट या सेम? चार्ज इज अपोजिट। चार्ज इज व्हाट, जल्दी बताओ? अपोजिट। तो हमेशा याद रखना, इंडक्शन फेनोमेनन में जिस स्फीयर को नजदीक लेके आते हैं, जिस रड को नजदीक लेके आते हैं, उससे ठीक अपोजिट नेचर का चार्ज दूसरे पे आ जाता है, बिना डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट किए हुए। फ्रिक्शंस के अंदर डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट करना पड़ रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट करना नहीं पड़ेगा। क्या ये बात है, कोई दिक्कत किसी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? इज द वे टू। अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लिया इस इबोनाइट रेड के पास क्यू चार्ज था, कितना चार्ज था? ठीक है, या फिर इसको मैं क्यू नॉट मान लेता, और इसके अंदर जो चार्ज इंड्यूस हुआ, या फिर यहाँ पे मान लो अब चार्ज यहाँ पे क्यू नॉट था, और यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ इसको मान लेते हैं या फिर क्यू ही। ठीक है, मान ली ये चार्ज ये लेके आया था, ये चार्ज इस पे आया। अब मुझे पता करना हो कि कितना चार्ज इंड्यूस हो गया, तो थोड़ा सोचना। ये फॉर्मूला एक होता है, पहले उसको समझाता हूँ, फिर कैसे करेंगे। देखो, ये चार्ज जो इंड्यूस हुआ, गिवन बाय क्यू नॉट इंटू वन माइनस वन बाय, क्या फॉर्मूला है बोलो सब कोई? Q इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस वन बाय के। बताओ, वन माइनस वन बाय के जो लिखा हम लोगों ने, वो के क्या है? ये तो अभी नहीं पता, बट क्यू क्या है बताओ? लेफ्ट साइड वाला क्यू किस पे चार्ज है, स्फीयर पे या रड पे? स्फीयर पे या रड पे? स्फीयर पे या रड पे? स्फीयर पे। और ये क्यू नॉट किस पे चार्ज था, रड पे। क्यू नॉट किस पे चार्ज है, और क्यू किस पे चार्ज है, स्फीयर पे। और क्या मैं यहाँ पे माइनस लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे माइनस लिख सकता हूँ? ऐसा क्यों लिख दिया माइनस, कोई बच्चा एक्सप्लेनेशन दो। मैंने निगेटिव क्यों लिखा, जल्दी बोलो? माइनस क्यों लिखा? वेरी गुड। नेचर कैसा होना चाहिए, अपोजिट। प्लस लाए तो कैसा मिलेगा, माइनस, और माइनस लाए तो कैसा मिलेगा, प्लस। इस ब्रैकेट के अंदर क्या भैया निगेटिव चीज कभी नहीं आ सकता क्या, अगर यही निगेटिव हो गया तो? अरे बोलो हाँ या नहीं? अगर ये निगेटिव हो गया, ये प्लस रखा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाना चाहिए था। लेकिन ये कभी भी निगेटिव पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि के को एक कांस्टेंट बोला जाता है, और के हमेशा ग्रेटर देन वन ही आएगा। ये हमेशा ग्रेटर देन क्या आएगा, वन। और इसको हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बोलो सब मेरे साथ, कौन सा कांस्टेंट? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एप्सिलॉन आर से भी। क्या चीज, जल्दी बताओ? एप्सिलॉन आर, ये सिंबल का नाम होता है। दिस सिंबल इज कॉल्ड एज एप्सिलॉन। क्या कहते हैं ये, जल्दी बताओ? एप्सिलॉन। और नीचे क्या लगाया, आर। इसको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसे एक और चीज कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहलाता है बोलो सब कोई? रिलेटिव परमिटिविटी। पहले ये के की बारे बातें सबको समझ में आई है, ठीक ना? नाम इसका बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत पालो। ये एक नंबर है फिलहाल के लिए, और के का वैल्यू ग्रेटर देन वन या लेस देन वन? ये हमेशा ग्रेटर देन। अब एक बात बताओ, ये के डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में? एक ऐसा नंबर जो के ग्रेटर देन वन है, तो टू हो सकता है, 1.5 हो सकता है, वन से बड़ा ही होगा ना, बिकॉज ग्रेटर देन वन या लेस देन वन। और एक ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन वन है और नीचे आ रहा है, तो बताओ वो नंबर हमेशा स्मॉलर देन वन देगा। और वन में से कुछ स्मॉलर देन वन माइनस कर रहे तो हमेशा प्लस या माइनस। एक्चुअली ये ब्रैकेट हमेशा प्लस है या माइनस है? प्लस है। और आगे क्या लगा है, माइनस। तो हमेशा क्या चार्ज आएगा, अपोजिट नेचर का। तुम प्लस लेके गए तो माइनस आएगा, माइनस लेके गए तो इज द वैल्यू। एंड व्हाट इज क्यू, ये चार्ज इंड्यूस जो हुआ, और ये टोटल चार्ज जो लेके आया था, ये को क्या कहते हैं, या तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और क्या कहते हैं बोलो सब कोई? रिलेटिव परमिटिविटी। और एप्सिलॉन आर ये फॉर्मूला नहीं, सिंबल का नाम है।
नाम तो इसका दो चीज है, या तो क्या चीज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर बोलो रिलेटिव परमिटिविटी। और इस सिंबल का क्या नाम है, एप्सिलॉन, और नीचे क्या लगा है, आर, तो बोलते हैं एप्सिलॉन आर। कोई दिक्कत किसी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? आया नहीं आया? चलिए, के ग्रेटर देन वन या लेस देन वन, ग्रेटर देन वन, तो हमेशा अपोजिट नेचर का चार्ज। और ये क्यू इज द फॉर्मूला फॉर, दिस इज द इंड्यूस्ड चार्ज। कौन सा चार्ज जल्दी बताओ, इंड्यूस्ड चार्ज। आई होप सो सारे बच्चे को ये बात क्लियर हो रहा हो। क्लियर हो गया? आया समझ में? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज चार्जिंग ड्यू टू व्हाट, जल्दी बताइए, इंडक्शन। और वो चार्जिंग ड्यू टू क्या था, जल्दी बताइए, फ्रिक्शन। वहां पे वर्क फंक्शन नाम का एक टॉपिक आया, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी जो कहा मैंने, वो क्या होता है पहले समझ। यहाँ क्लियर है सभी को? आइए समझिएगा, परमिटिविटी किसे कहते हैं। पहले इसको रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं, ध्यान देना। इसे रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। ये सिंबल का क्या नाम होता है, सारे बच्चे बोलेंगे, एप्सिलॉन। ठीक है, ओके। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सी को लिख के बी से एक लाइन। ठीक है, इसको परमिटिविटी, किसी किसी बुक्स में आपको इस तरीके से भी लिखा मिल जाएगा, एक ग्रीक सिंबल है, डजंट मैटर अ लॉट, ई की तरह दिखता है। ठीक ना? अब देखो यहाँ से इसको एप्सिलॉन कह दिया। अब ये परमिटिविटी किसे क्या कहते हैं, परमिटिविटी के बारे में समझना। ये एक डाइलेक्ट्रिक, ये सॉरी, ये एक कंडक्टर है। ये क्या जले बताइए, कंडक्टर है। ये क्या जले बताइए, कंडक्टर है। समझना अच्छे से, कंडक्टर है। और ये मान के चलो एक इंसुलेटर है। क्या जल्दी बताइए, इंसुलेटर है। आपके अनुसार अगर मैं वायर को कनेक्ट करूं बैटरी से, कौन कंडक्टिविटी शो कर देगा, कंडक्टर या इंसुलेटर? कंडक्टर या इंसुलेटर? ऐसा क्यों होगा, कंडक्टर कंडक्टिविटी शो करेगा और ये कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, ये कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा और ये करेगा। लॉजिक इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये बोला गया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का चीज होता है, इसके बारे में शुरू में भी बताया था। अभी समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में डिस्कस करेंगे। ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने से परमीट करने देता है ताकि वो इससे क्रॉस होके चलता चला जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इससे परमीट होके चलता है, और ये कभी भी अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने नहीं देगा, उसको बाहर दूर भाग। आया समझ में? तो सुन लेना, ये परमिशन दे रहा है, परमिट टर्म का मतलब ये परमिशन ले दे रहा है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने से जाने देने की। तो ये परमिशन प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, कंडक्टर, ताकि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सके, पास हो सके। देन दैट फिनोमेनन और द प्रॉपर्टी किसी कंडक्टर का, जिससे वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने से पास होने दे रहा है, उसे ही क्या कह देते हैं, परमिटिविटी। और ये तो पास होने नहीं दे रहा, तो क्या मैं कह सकता हूं इसकी परमिटिविटी जीरो? इसकी परमिटिविटी क्या है, जीरो। और इसकी परमिटिविटी क्या है, जल्दी बताओ। इसका परमिटिविटी अच्छा होगा, तभी तो ये परमिट करने दे रहा है, बोलो हाँ या नहीं। तो इसका कुछ ना कुछ परमिटिविटी होगा, इसका परमिटिविटी क्या होता है, काफी कम होता है, इसलिए क्या कहलाता है, इंसुलेटर। और ये क्या कहलाता है, कंडक्टर। ये तो हो गई थियोरेटिकल बातें। लेकिन हम लोग कैसे समझे कि परमिटिविटी को आप एक्चुअल लाइफ में कैसे लाएंगे, तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ना पड़ता है, कूलम्ब्स लॉ। क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ। फिलहाल मोटे तौर पे आप समझ जाए, यहाँ से परमिटिविटी को 3 ग्राउंड पे डिफाइन किया गया। एक परमिटिविटी होता है ऐसे नॉर्मल, ठीक ना, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। सुनना सब कोई, एप्सिलॉन नॉट सिंबल का नाम है, इसका नाम है सिंबल। एप्सिलॉन लिखा, और क्या उसके नीचे लगा दो, जल्दी बताइए, नॉट। नॉट किसके लिए लगा रहे हैं भैया, जीरो के लिए। किसके लिए लगा रहे हैं, जीरो। अब इसका कुछ वैल्यू भी होता है, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 to the power of -12। सारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, कितना वैल्यू होता है, 8.85 इंटू 10 to the power of -12। उसके बाद एक टर्म आता है परमिटिविटी में, और आप देखेंगे तो परमिटिविटी में आपको लिखा मिलेगा एक जगह एप्सिलॉन आर। क्या लिखा मिलेगा, एप्सिलॉन आर। और इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, रिलेटिव परमिटिविटी। इट इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, क्या कहलाता है ये, रिलेटिव परमिटिविटी। What is this? This given by epsilon r is equals to epsilon m by epsilon naught. What is the formula, बोलो सब कोई, epsilon m by epsilon naught। अब epsilon m एक एक्स्ट्रा आ गया, नॉट तो सीख ही लिया ऊपर। तो परमिटिविटी का एक आपको दिखेगा epsilon नॉट, एक दिखेगा epsilon r। अभी चर्चा नहीं कर रहा परमिटिविटी में, बस बता रहा हूँ मोटे तौर पे ये होता क्या है, वो तो कुलम्स लॉ में डिस्कशन ज्यादा होता है। एप्सिलॉन और तस तीसरा आपको क्या दिख गया, एप्सिलॉन m। इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या कहते हैं, जल्दी बताओ यहाँ से, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो आपको यहाँ पूरे चैप्टर में परमिटिविटी कितने तौर पे दिखाई देंगी, तीन। कौन कौन सी बोलो,
एप्सिलॉन नॉट, दूसरा एप्सिलॉन आर और तीसरा एम। आया समझ में? एप्सिलॉन नॉट किसके लिए हुआ? एप्सिलॉन नॉट है, ये सुन लेना किसके लिए, अब समझ यहाँ से। मैंने कहा ये परमिटिविटी किसका है, जल्दी बताओ। मीडियम का। ये किसके लिए होता है? ये वैक्यूम के लिए होता है। किसके लिए होता है ये? वैक्यूम के लिए। और रिलेटिव परमिटिविटी इन दोनों को डिवाइड करने पे, इसको मीडियम और किसको है, जल्दी बताओ। ये किसके लिए है? मीडियम के लिए। और ये किसके लिए है? वैक्यूम के लिए। इन दोनों का रेशियो जो होता है वो कौन सा होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। कौन सा परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आया? परमिटिविटी कितने ग्राउंड पे, सारे बच्चे बोलो। तीन। कौन कौन सा? पहला एप्सिलॉन नॉट, कौन से के लिए? वैक्यूम के लिए। फिर कौन सा? एप्सिलॉन एम, किसके लिए? मीडियम के लिए। एप्सिलॉन आर किसके लिए? रिलेटिव परमिटिविटी, किसके लिए? मीडियम टू, मीडियम टू वैक्यूम का रेशियो क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट? 85 into 10 to the power of -12। ये फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है। ये वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। बट मीडियम का परमिटिविटी बदलते रहता है। वाटर का अलग होगा, ग्लास का अलग होगा, सभी का अलग होगा। कॉपर का अलग होगा, स्टील का अलग होगा, सबका अलग होगा। मीडियम बदलेगा, ये बदल। क्लियर है सभी को? दिस इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव दिस कॉल्ड एज अ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब एक बात आपको बताना है, हो सकता है इन दोनों का कुछ ना कुछ यूनिट हो, उस पर चर्चा नहीं है। मुझे ये बताना है इन तीनों में से कौन सी ऐसी वैल्यू है परमिटिविटी की जिसका यूनिट नहीं। कौन सा है जिसमें यूनिट नहीं हो? बोलिए आपके को। एक कॉमन सेंस से आपको आंसर देना है। आउट ऑफ द दीज थ्री परमिटिविटीज, इनमें से कौन सा परमिटिविटी है जिसकी आपको क्या नहीं है? बोलो यहां से। जिसकी यूनिट नहीं है, बोलो। रिलेटिव। जब कभी भैया, हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा। जब कभी भी, पूरे सुन लीजिए, जब कभी भी टर्म रिलेटिव पूरे फिजिक्स या केमिस्ट्री या कहीं भी आ जाए, रिलेटिव का मतलब होता है आप कंपेयर कर रहे हो, और कंपैरिजन के दौरान दो क्वांटिटी को तुमने डिवाइड कर दिया है, ऊपर भी सेम यूनिट नीचे भी सेम यूनिट, कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या नहीं। जैसे मैंने कहा था टर्म रिलेटिव डेंसिटी, जहां रिलेटिव टर्म लगाया वहां पे यूनिट सेम आ जाता है और टर्म डिवाइड होने के कारण क्या हो जाता है? जीरो। यहाँ पे इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो इसमें से ये क्या हो जाएगा? यूनिटलेस। ये क्या हो जाएगा? बोलो सब कोई। इट इज यूनिटलेस। ये क्या हो जाएगा? यूनिटलेस। तो ये वाला आपका हो जाएगा यूनिट। आई होप सो यहाँ पे मोटे तौर पे चीजें समझ में। कोई दिक्कत किसी को? सारे बच्चे रिवाइज कर लेंगे करके। हम लोगों ने पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ा? चार्जिंग बाय, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये कैसा चार्ज? प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? किसको कॉल करेगा? माइनस को या प्लस को? इधर माइनस तो इधर प्लस। जैसे मैं इधर पे आया तो इधर माइनस और इधर प्लस, तो ये प्लस फिर से किसको कॉल करेगा? इधर क्या चीज? प्लस। दोनों को अलग अलग कर दिए क्या? ये प्लस 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 और माइनस में डिफ्यूजन हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को। इस पे कैसा चार्ज? माइनस, इस पे प्लस, तो ये निगेटिव और ये क्या चीज? पॉजिटिव। किसको लेके आए थे? प्लस को या माइनस को? आया कैसा? फिर से इधर कैसा? प्लस, मतलब अपोजिट नेचर या सेम नेचर? अपोजिट नेचर। फिर से कैसा चार्ज लेवल लेके आए? प्लस। किधर आया? माइनस के बाद फिर से ये दूर कर दिया इन दोनों का, क्या इन दोनों को दूर किया तो फर्दर इसको क्या कर दिया? अर्थिंग। क्या कर दिया? अर्थिंग जैसे किया तो उसका वोल्टेज कितना? जीरो। पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां जाता है? हाई से लो। निगेटिव चार्ज लो से हाई, तो प्लस चार्ज यहां से निकल के यहाँ चला जाएगा क्या? या निगेटिव चार्ज नीचे किधर आ जाएगा? ऊपर। ये पूरा का पूरा प्लस चार्ज को खा जाएगा। इस पे क्या बचेगा? माइनस चार्ज या प्लस चार्ज? लेके क्या आए थे आप? प्लस। मिला क्या? अपोजिट नेचर या सेम नेचर? फॉर्मूला क्या बना? Q इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट वन माइनस वन बाय के। क्यू कौन सा चार्ज है? इंड्यूस चार्ज। कौन सा चार्ज? स्फीयर का या रेड का? स्फीयर का या रेड का? स्फीयर का। और क्यू नॉट क्या है? रेड का। कोई दिक्कत? वन माइनस वन बाय क्या हो जाएगा? के को क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। इसका वैल्यू ग्रेटर देन वन या लेस देन वन, इसलिए ये क्वांटिटी हमेशा प्लस या माइनस। प्लस के आगे क्या लगाया? प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस या प्लस। अपोजिट नेचर या सेम नेचर? प्लस लाओगे तो क्या मिलेगा? माइनस लाओगे तो फॉर्मूला बना। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने कहा परमिटिविटी नाम का एक टर्म आया, जैसे वहां पे वर्क फंक्शन आया था, तो परमिटिविटी कितने कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? तीन। पहले किसके लिए? वैक्यूम के लिए। क्या नाम बोला? एप्सिलॉन नॉट। सिंबल है या नेम है? सिंबल है। नेम तो क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम।
क्या वैल्यू होता है 8.85 into 10 power of -12। फिर मैंने बोला परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये कौन सा परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको के से भी रिप्रेजेंट करते हुए भी सिखाया था, क्या जिसे के से, गिवन बाय द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मीडियम का और ये किसका, वैक्यूम का, ये के हमेशा ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, इन तीनों में से किसका यूनिट नहीं होगा, क्योंकि वो डिवाइड करके आप ला रहे हैं। समझ में आया? उसके बाद हम लोगों ने टर्म कहा रिलेटिव सॉरी परमिटिविटी। परमिटिविटी वो प्रॉपर्टी होता है जिससे कंडक्टर अलाउ करता है कौन से फील्ड को पास होने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को खुद से। जितना ज्यादा वो पास करेगा उसकी परमिटिविटी उतनी ज्यादा होगी, जितना कम वो पास करेगा उसकी परमिटिविटी उतनी कम होगी। कंडक्टर इसलिए कंडक्टर है क्योंकि उसकी परमिटिविटी हाई है, वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने से पास होने देता है। इंसुलेटर इसलिए इंसुलेटर है क्योंकि वो अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम पास होने देता है, समझ में? इसलिए वो इंसुलेटर, और ये क्या चीज, कंडक्टर। क्या चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन क्लियर हुआ, परमिटिविटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए जल्दी से लिखना। क्लियर है सभी को? ड्रॉ दिस डायग्राम इन द नीट एंड क्लीन वे प्लीज एवरीवन। 1 2 3, इधर आ जाओ 4, इधर आ जाओ 5। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं 5-10 मिनट वीडियो स्किप कर दे प्लीज, 5 to 10 मिनट्स। तुम फोटोज खींचने लगते हो, जल्दी लिखो सब। मैं स्मार्ट हूँ। लास्ट सीट दिखाई दे रहा है? पक्का? शुक्रिया। तो पेंसिल है। बच्चे गायब नजर। कौन कौन बच्चा है वैसे? पता नहीं। और कौन, अमीषा नहीं आई ना? नहीं आई। इन्हें लाइक फास्टली कॉपी करेंगे। स्किप 5 to 10 मिनट्स। हाँ, अपडेशन की भी तैयारी करनी चाहिए, है ना? बोलो तो जो देख रहे होंगे दूर-दरार बच्चे। लास्ट सीट हेलो। तो लोग क्यों बात करते हैं मुड़-मुड़ के?
कॉपी इट फास्टली। 5 to 10 मिनट्स दूंगा, फिर उसके बाद आप वो जो रिमेनिंग है आप घर पे उसको अच्छे से करोगे। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। तो आप लोग करते रहते हो, आधे घंटे तक काम चल रहा है, कॉपी कर रहे हैं। हो गया क्या? नहीं। ओके। हेलो हेलो। हटाएं? नहीं। क्या 5 मिनट? 5 to 10 मिनट्स में 7 मिनट्स भी हो सकता है, 5.1 सेकेंड्स भी हो। नहीं, 5 to 10। जल्दी।
सारे बच्चे टॉपिक डालेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। सभी कोई टॉपिक देंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। सभी कोई टॉपिक देंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। गिव द टॉपिक चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय क्या है जल्दी बताओ यहां से, कंडक्शन। चलिए देखिए क्या, हाँ चलो, चार्जिंग बाय कंडक्शन देखो। चार्जिंग बाय कंडक्शन में बच्चे ये है, चार्जिंग बाय कंडक्शन फिनोमिनन में ये है, आप देखोगे सबको यहाँ पे पहले जैसे वहां पे डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट हो रहा था, कहां पे, फ्रिक्शन के अंदर। यहाँ भी पहला क्या होगा, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल कांटेक्ट कराओ आप, ठीक है। उसके बाद सेम नेचर ऑफ चार्ज गेट ट्रांसफर्ड, सेम नेचर ऑफ चार्ज गेट ट्रांसफर्ड ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना यहाँ पे। और चार्जिंग बॉडी, जो चार्जिंग बॉडी होगा, इट गेट डिस्चार्ज, डिस्चार्ज, और अमाउंट ऑफ चार्ज गेट रिड्यूस्ड इन इट, चार्ज का अमाउंट उसमें कम होता जाता है। कैसे, देखिएगा सभी कोई, ये कैसे पॉसिबल हुआ, देखो। जैसे लेटर सपोज आपने ये चार्जिंग स्फीयर लिया, यहाँ पे लेटर सपोज मैं एक पॉजिटिव चार्ज रेड को लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इसको डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट में लेके आना है, इसके मतलब इसको टच कराना है आप, बस आएगा। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज माइग्रेट होके आ जाएगा, बोलो यहाँ से, माइनस या प्लस, माइनस। और पीछे क्या आ जाएगा, अब समझ जाए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसमें मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा हूँ। मान लो इसमें प्लस चार्ज अभी काउंट करके दे रहे हैं कि लेटर सपोज 5 अंदर 5 से बाहर 10 चार्जेस है, यहाँ भी 5 और 5 10 बाहर है, ठीक है। ऐसे ही कैलकुलेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा समझ जाए यहाँ पे। 5 इलेक्ट्रॉन्स इधर चले हैं, मैं नंबर समझाने के लिए ले रहा हूँ। 5 इलेक्ट्रॉन्स ने मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं, ध्यान देना। 5 इलेक्ट्रॉन इधर आए तो 5 पॉजिटिव चार्ज भी किधर आ गया है, नीचे। अब हर एक बताया था आपको, प्लस 5, अभी डिफ्यूजन वाला केस बताया था ना, प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन सा होगा। और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा बताओ, डिफ्यूज, क्या कर देगा, डिफ्यूज, ठीक ना। सेपरेट कर देंगे इसको। तो अब बताओ, रेड पे 5 चार्ज खत्म हो गया ना, 5 बचा, तो 5 पॉजिटिव चार्ज इस पे बच गया, ओके। और इसमें भी कितना चार्ज बच गया जल्दी बताइए, 5 पॉजिटिव चार्ज बच गया, बोलो हाँ या नहीं। कितना चार्ज बच गया बताइए, 5 पॉजिटिव चार्ज। स्टार्टिंग में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन चार्जेस थे जल्दी बताओ, 10। यहाँ भी कितने, अभी भी 10, लेकिन अब कितने बच गए, 5। और 5 इसके पास है, इसके। बताओ पहला लाइन देखो क्या लिखा था, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है क्या, हाँ डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट कर। सेकेंड ये बोला था, सेम नेचर ऑफ चार्ज ट्रांसफर होता है क्या, हाँ सेम नेचर ऑफ चार्ज ट्रांसफर। क्या बोला था, चार्जिंग बॉडी विल गेट डिस्चार्ज, चार्जिंग बॉडी विल गेट डिस्चार्ज, या तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, और अमाउंट ऑफ चार्ज गेट रिड्यूस्ड इन इट। कितना चार्ज था इनके पास, 10, कितना घट के हो गया, 5। एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय, क्लियर है यहाँ से। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, फिर क्या पढ़ा, चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन, और तीसरा क्या पढ़ा, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। क्या क्लियर है सभी को। अब उसके बाद एक चीज और समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आएगा और बहुत बार यूज में आएगा, याद रखना। व्हेन टू कंडक्टिंग
bodies are bring in contact with each other, सुनिएगा सब कोई प्लीज, each other by a conducting wire. कौन सा वायर जल्दी बताइए? conducting wire. Then their electric potential becomes same. Very very important line. Potential becomes what? जल्दी बताइए? Same. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए? जल्दी बताइए? सेम हो जाना चाहिए जब दो कंडक्टिंग बॉडीज को क्या लाएंगे? डायरेक्टली कंटेक्ट में एक दूसरे के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कई सारे क्वेश्चंस में आपको काम आएगा और कई सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा आपको कि दो बॉडीज अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं तो याद रखना उसका हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाता है। अभी इस तक के क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का कोई चीज जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है? बट मैं मोटे तौर पे बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का चीज आएगा आगे और वो सेम होता है और यूज होगा इसी चैप्टर में। अब फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है स्फीयर के लिए। याद रखने के लिए मैं तुम्हें एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ, के क्यू बाय आर। और लॉजिक ये के क्यू बाय आर इसलिए लिखाया क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछने वाला केस होता है। दो कंडक्टिंग स्फीयर को कांटेक्ट में लाया तो उस लाइन को पढ़िएगा। When two conducting sphere are directly brought in contact with each other by a conducting wire, आप उन दोनों स्फीयर्स को कंटेक्ट में लेके आना है तो किस वायर से? जल्दी बताइए? एक कंडक्टिंग वायर से। तो याद रखना इसका पोटेंशियल अगर V1 है, इसका क्या जल्दी बताइए? V2 है। और ये अपना कंडक्टिंग वायर है। क्या जल्दी बताइए? कंडक्टिंग वायर है। तो इसका पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2। ये कई बार यूज में। इज इट ओके? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो चार्जिंग बाई ये क्या हो जाता है? चलिए बताइए। कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर क्या होना जरूरी है? सारे बच्चे रिकर करेंगे। डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। सेम नेचर या अपोजिट नेचर? सेम नेचर। चार्जिंग बॉडी पे चार्ज रिड्यूस होता है, इंक्रीज होता है? रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद दो स्फीयर को डायरेक्टली कांटेक्ट में लाओ एक वायर के थ्रू, उसका क्या सेम हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये चार्जिंग ड्यू टू क्या कहलाता है? चलिए बताइए। कंडक्शन। वो चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन और चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन। ये तीनों केसेस समझ में आ गया? एक में वर्क फंक्शन का चर्चा है, एक में परमिटिविटी का चर्चा है और एक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चर्चा है। तो ये सारी टॉपिक्स आ गए। क्लियर है यहाँ से? कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आया? चलो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है और अच्छे से समझेंगे एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज अ कूलम्ब्स लॉ। कौन सा लॉ? जल्दी बताइए। कूलम्ब्स लॉ। अब बहुत अच्छे से समझना। मुझे स्पेस बनाने दो अच्छे से। उसके बाद चलो देखो कूलम्ब्स लॉ। ध्यान देना सभी को। कौन सा लॉ? जल्दी बताइए। कूलम्ब्स लॉ। क्या कहा? पहली बात ये याद रखना, ये कौन सा चार्ज के लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट चार्ज के लिए। कौन से चार्ज के लिए? पॉइंट चार्ज। जिसका डायमेंशन बड़ा नहीं होना चाहिए। डायमेंशन बड़ा कर दिया वो चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए स्पेशल इंटीग्रेशन का केस लगता है। ध्यान देना, अगर कोई ऐसे बोल रहे डायरेक्टली फॉर टू बॉडीज तो वो गलत है। कौन से चार्ज के लिए? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज किन्हें कहते हैं? जिसका डायमेंशन बहुत कम हो। इसका डायमेंशन, डायमेंशन मतलब उसका शेप एंड साइज इज वेरी स्मॉल। वेरी वर्ड जल्दी बताइए। स्मॉल। तब ये एप्लीकेबल होगा पहला। ठीक है? क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने पहला पॉइंट ही यही लिखा है। आप ह्यूज बॉडीज के लिए नहीं लगा सकते। ह्यूज बॉडीज के लिए आपको दूसरे केसेस लगाने पड़ेंगे। अब ह्यूज बॉडीज के लिए मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा पॉइंट चार्ज के लिए। क्या कहा सुनना? बोला अगर दो चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हैं, ठीक है? मान लो उन चार्ज का नाम Q1 और Q2 है, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। क्या है डिस्टेंस? जल्दी बताइए। तब एक बात बताना सारे बच्चे, हो सकता है दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है दोनों चार्जेस के बीच में क्या हो? रिपल्सन हो। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। ये प्लस भी और, तो प्लस और माइनस को हम एक साथ लिख देते हैं कि बच्चे इन दोनों के बीच में हो रहा है इंटरेक्शन। क्या हो रहा है जल्दी बताइए? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन दो शब्दों से के लिए आ सकता है, या तो ये रिपल्सन करेगा या क्या करेगा? जल्दी बताओ। अट्रैक्शन। रिपल्सन करेगा या क्या करेगा? अट्रैक्शन। दोनों पॉसिबिलिटी जो भी ये कर रहे हैं, याद रखना उन पे एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। तो वन पे कोई फोर्स लगाएगा वो कौन लगाएगा? टू। और टू पे कोई फोर्स लगाएगा वो कौन लगाएगा? वन। तो मैं मान लेता हूं इस पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का वैल्यू मान लेता हूं F12। वो रिपल्सन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी। और इस पे जो फोर्स लग रहा है उसको मैं मान लेता हूं F21।
एक का क्या बोला F12 और इसका क्या चीज F21, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू, ठीक है बोलते हैं क्या, बोलो सब कोई, बोलो सब कोई, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू व्हाट, जल्दी बताइए 2, और F21 का मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, चलेगा क्या? दोनों का वैल्यू हमेशा सेम है। आंसू फोन बंद कीजिए, तो कंटिन्यूअस देख रहा हूं उस समय से, बंद कीजिए आपका फोन जहां पे है। फोर्स 1 2 इज इक्वल टू F21, ठीक ना, दोनों का वैल्यू सेम या डिफरेंट, सेम, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होगा, ठीक है। फोर्स का वैल्यू क्या होगा, सेम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। ये जो है इनवर्स के स्क्वायर के लिए, इसके लिए एक स्पेशल नेम भी दिया गया है, एंड दैट नेम इज बेसिकली कॉल्ड एज अ इनवर्स स्क्वायर, क्या कहलाता है बोलो सब कोई, इनवर्स स्क्वायर रूल। इसका मतलब ये होता है कि डिस्टेंस को तुम अगर 2 गुना कर दो तो ये 4 गुना घट जाए, इसे 4 गुना कर दो तो ये 16 गुना घट जाए, जितना कर रहे हो उसका स्क्वायर कर दो ना। बताओ मैं 5 गुना करता तो 25 गुना, 6 गुना करता तो 36, मतलब 36 गुना घट जाता है, समझ में? जो कौन सा रूल कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर रूल। जो भी करेंगे उसका स्क्वायर करके उल्टा कर दीजिए, इसको आप 6 से बढ़ाइएगा ये 36 से घट जाएगा, तो 4 से बढ़ाइएगा 16 से घट जाएगा, आया समझ में? अब दोनों को कंपाइल करके लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय क्या लिखा, जल्दी बताओ, आर स्क्वायर। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तब एक आता है कांस्टेंट, क्या आता है जल्दी बताइए, कांस्टेंट। अब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा के डैश से। अब क्यों के डैश से, कोई बच्चा बता सकता है? क्योंकि कुछ देर पहले के किसी चीज के लिए इस्तेमाल कर लिया गया है, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, ठीक ना। बुक्स में आपको के ही लिखा मिलेगा, मैं के डैश कर रहा हूँ आपके सोफिस्टिकेशन की। अब चाहो तो के लिख लो, ठीक है, क्योंकि के हम लोगों ने एप्सिलॉन आर के लिए यूज कर लिया, बोलो हाँ या नहीं। ये लिखा, यहाँ पे Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब इस के डैश की जगह आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या लिखोगे बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और सारे बच्चे बताना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी। 3 तरह की परमिटिविटी बताई थी, कौन सी परमिटिविटी है ये, बोलो सब कोई, कौन सी परमिटिविटी है, कौन सा, वैक्यूम का है क्या, बोलो हाँ, यानी इसका वैल्यू था, कितना था एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। पाई का वैल्यू सबको नोन है, पाई का वैल्यू कितना होता है बोलो, 22/7 और 3.14 रख सकते हैं क्या? अब इन सारे वैल्यूज को अगर रख दिया जाए तो के डैश का वैल्यू आएगा हमारे लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा 1 बाय, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू 3.14 इंटू क्या होगा बोलो सब कोई, 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12, और ये वैल्यू कैलकुलेट होके आता है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9। याद रखो, क्या रखोगे बोलो, 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, ठीक है। ये वैल्यू इस कांस्टेंट का वैल्यू, कंफ्यूज, रिलेटिव परमिटिविटी अलग चीज होता है, ये k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिक्स वैल्यू है, कभी चेंज होने वाला नहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k डैश बोलो सब कोई, 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9। यहाँ तक कोई दिक्कत? सारे बच्चे एक बार रेकॉर्ड करेंगे मेरे साथ, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 into 10 to the power of -12 है ना, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, 9 into 10 to the power of 9 के डैश, जो कि अभी लिखा है, बोलो हाँ या नहीं। अब उसको कभी कभी हमसे के का यूनिट पूछ लेगा, के का क्या पूछ लेगा, यूनिट। चलो के का यूनिट कैसे निकालते हैं, के का यूनिट निकालना है यानी के डैश, कंफ्यूज नहीं कीजिए के डैश का। चलो सारे बच्चे, क्या फॉर्मूला है बोलो सबको, एफ इज इक्वल टू के डैश इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, एफ इंटू आर स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डैश। तो के डैश इक्वल टू फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, न्यूटन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आर स्क्वायर की जगह, आर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर रखेंगे, बोलो हाँ या नहीं। और मीटर स्क्वायर, अरे यार ये कुलम है ना, आर स्क्वायर, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, चेक कर रहा था, कौन सा स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये की कुलम इंटू कुलम रखेंगे क्या, कुलम स्क्वायर, तो क्या यूनिट बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कुलम स्क्वायर, क्या यूनिट बना बोलो सब कोई, बाय कुलम स्क्वायर। तो यूनिट हमारे पास निकल के आया न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कुलम स्क्वायर, आओ यहाँ पे रख दें, तो ये बन जाएगा स्वादानुसार फॉर्मूला न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय
कूलम स्क्वायर ये फॉर्मूला। अरे बोलो आया नहीं आया? क्या फॉर्मूला होता है बताओ, क्या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के डैश? 9 इंटू 10 to the power of 9 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। कूलम किसका यूनिट है? मेरा या आपका? चार्ज का। मीटर किसका यूनिट है? आपका है। अरे, पत्ता पहनने वाला। मीटर स्क्वायर। और एन क्या है जल्दी बताइए? हाँ, फोर्स का यूनिट व्हाट इज दैट? न्यूटन। क्लियर है सभी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? आया नहीं आया? सारे बच्चे बताओ यहाँ पे। जो दोनों फोर्सेस रखे होंगे वो बताना। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन लग सकता है क्या? अट्रैक्शन भी और क्या चीज? रिपल्सन भी। अट्रैक्शन भी और क्या चीज? रिपल्सन भी। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये लगा और सब कुछ हो गया। कोई दिक्कत यहाँ से? आया सबको समझ में? ये अभी शुरू हुआ है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। पहले चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन कॉपी करेंगे जल्दी सभी कोई। बस इसको कॉपी करेंगे, अभी कूलम्स लॉ पे नहीं आएंगे। कोई नहीं आएगा इधर, पाप लगेगा। क्या करेगा? नहीं करना है, कूलम्स लॉ शुरू भी नहीं हुआ ठीक से। ये बहुत कुछ बचा है उसमें। अरे 5 से 10 मिनट स्केप कर दे। ये बोलना पर
नाउ फोकस हियर। हम लोग पढ़े थे कौन सा लॉ, जल्दी बताओ? कुलम्स लॉ। सबको समझ में आया? सारे बच्चे बोलेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कुलम्स लॉ? कुलम्स लॉ का क्या फॉर्मूला है, बोलेंगे सब कोई प्लीज? k q1 q2 बाय k q1 q2 बाय r स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 9 into 10 to the power of 9। 9 into 10 to the power of क्या चीज? 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट? 8.85 into 10 to the power of क्या चीज? -12। क्लियर है सभी को? चलो, व्हाट इज द यूनिट? व्हाट इज द यूनिट? k का ही पूछा था। न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? फोकस हियर। k का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय क्या चीज? कूलम स्क्वायर। ना ना, लुक हियर प्लीज, कॉपी कर लीजिएगा बाद में। इधर देखो, न्यूटन का। अब आते हैं डायमेंशन फॉर्मूला पे। कौन सा फॉर्मूला पे? डायमेंशन फॉर्मूला पे ध्यान देना। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो सब कोई? के। जिनको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता के डैश से मैं रिप्रेजेंट किया हूं इसको। इसका होता है भैया MLT-2। ये कहां से आ रहा है? 11th से आ रहा है। घबराओ नहीं, फिलहाल के लिए आप मेमोराइज कीजिए, बाद में देख लिया जाएगा उसका क्या। ठीक है। उसके बाद मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। इसका कुलम का होता है A इंटू टी। क्या होता है? A इंटू टी। तो A इंटू क्या चीज लिखेंगे? टी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? ML³ टी पे पावर क्या हो जाएगा? -2। ए स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। ऊपर चला जाएगा, ML³ टी पे पावर -4 हो जाएगा। ए पे पावर क्या हो जाएगा? -2। ये किसका वैल्यू आ जाएगा? के डैश का वैल्यू आ जाएगा। ठीक ना? अब आपसे कभी कभी एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछ लेगा और डायमेंशन फॉर्म। हम लोग बात करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, ये भी आपसे पूछेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। क्या फॉर्मूला है? के इज इक्वल टू, सारे बच्चे बताने यहाँ से। देखना कितना आसान है। के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू क्या हो जाए? के। घबराइएगा नहीं। एप्सिलॉन नॉट और के कैसा है? अपोजिट या इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? तो जो वहां होगा उसका ठीक उल्टा हो जाएगा क्या? बस दिमाग ही नहीं लगा। अरे आया नहीं आया? वहां जो लिखे उसका ठीक अपोजिट कर दीजिए, आंसर आ जाए। क्योंकि ये दोनों में कैसा रिलेशन है? इनवर्स का या डायरेक्ट का? इनवर्स का। बोलो हाँ या नहीं? अब चलिए बोलो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है इसका, के डैश का? के का ये है, तो वो तो इसका उल्टा कर देंगे। कूलम को ऊपर, न्यूटन मीटर स्क्वायर को नीचे। तो बोलो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा? बोलो सब कोई। कूलम पर स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। एम पे पावर -1, एल पे पावर -3, टी पे पावर +4, ए पे पावर +2 इज द डायमेंशन। डन। निकालने की दोबारा जरूरत नहीं है, क्योंकि कैसा रिलेशन है। अरे हाँ या नहीं? हम ज्यादा क्यों कैलकुलेट करके फंसे? क्लियर है ना यहाँ पे? जो आपने किया उसको क्या कर दो? उल्टा कर दो, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी के हो? नहीं। चलो देखो, क्लियर है यहाँ से? अब फोकस। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ चीज। पहला कुछ बारे में बात करा है, इसको कहते हैं कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। F12 को या F21 को हम लोग F कहते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं, जल्दी बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक ना? सेकेंड वन देखिएगा, कौन सा फोर्स कहते हैं, जल्दी बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है यहाँ से? ये जो होता है बच्चे, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। कौन सा फोर्सेस होता है, जल्दी बताइए? कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव का क्या मतलब? इस फोर्स को, सुनना, इस फोर्स को नेचर ऑफ पाथ से मतलब नहीं होता। नेचर ऑफ पाथ के ये इंडिपेंडेंट होता है। समझ में नहीं है भैया? थोड़ा समझाइए, बताता हूं। अगर आप लेटेस्ट सपोज इस फोर्स के अंदर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जा रहे हो, सुनना प्लीज, मोटे तौर पे चीजें बता रहा हूं अभी। एक से दो, और तरीका ये भी एक ले जाने का। ठीक है, मान लो ये वाला पाथ 1 है और ये वाला पाथ 2 है। आप कहां से कहां लेके जा रहे हैं? 1 से लेके 2 तक में। दिस इज द इनिशियल पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट, जल्दी बताइए? फाइनल पॉइंट। जब आप कंजर्वेटिव फोर्स, और बताओ वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? इन बात पे नहीं, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? कोई बच्चा बता सकता है? 9th में पढ़ा होगा।
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू क्या चीज? अभी हम कौन से फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स जल्दी बताइए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस वर्क डन में फोर्स का वैल्यू आया ना, तो फोर्स में कौन सा फोर्स आप रखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को नहीं मतलब इस बात से, इस बात से नहीं मतलब है कि आप कैसे लेके जा रहे हैं। आप सीधे सीधे लेके जा रहे हैं, टर्न करके लेके जा रहे हो, कर्व बना के जा रहे हो, मतलब नहीं है। आप कहाँ थे और कहाँ पहुंचे, बस इस बात से मतलब। और जो भी ऐसे फोर्सेस होंगे उनको नेचुरल पास से मतलब नहीं होता, और उन्हीं फोर्सेस का नाम क्या नाम होता है चलिए बताइए? कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। दीज आर थिंग्स कमिंग फ्रॉम 11th। वर्क पावर एनर्जी में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पूरा लिखा है, ठीक ना? तो कंजर्वेटिव को क्या चीज से मतलब नहीं होता फिलहाल? नेचर ऑफ पास से मतलब नहीं होता। दूसरी बात है, ये होता है भैया सेंट्रल फोर्सेस। कौन सा फोर्सेस होता है? सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब बताइए? सेंट्रल फोर्स होता है, इसका अट्रैक्शन या रिपल्सन इस बात पे डिपेंडेंट करता है कि जो लाइन आप दोनों चार्जेस के बीच में ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब ये कि अगर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज क्या चीज है? Q2 है, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है? इनका जो भी अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, ठीक है ना? वही फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, कुछ भी, ये इन दोनों लाइंस ज्वाइन करोगे, इन्हीं लाइंस की भी अलोंग लाई करेगा, इधर उधर चार्ज नहीं जा। ऐसा नहीं कि रिपल्सन का मतलब ये ऊपर चल जाए नीचे चल जाए। देखो, रिपल्सन ये भी तो हो सकता था, हो सकता था ना, बट ये ट्रैक पॉसिबल नहीं है, ये वाला ट्रैक पॉसिबल। जब कभी अट्रैक्शन और रिपल्सन उसी लाइन के अलोंग लगे, जिस लाइन, वो लाइन जो इन दोनों चार्जेस को कोलिनियर बना दे। कोलिनियर का मतलब लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट, उसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेगा, तो उसको कौन सा फोर्स कह देते हैं? सेंट्रल, ठीक ना? इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज कोलिनियर टू लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज, टू लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। बोलो ये समझ में आया नहीं आया? सेंट्रल समझ में आया? कंजर्वेटिव आया? ले रहे हैं यहाँ से, उसके बाद सुनो यहाँ, उसके बाद देखना यहाँ से। These forces are independent on third charge present in surrounding। सराउंडिंग में अगर कोई और चार्ज रखा है, इसे कोई लेना देना नहीं उससे, जिसके साथ इसका इंटरेक्शन उससे ही मतलब होगा। जैसे कि मैं कहता हूं यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q1, यहाँ रखा है Q2, और यहाँ क्या रखा है? Q3। इन दोनों के बीच में जो चीज चल रहा है, इस थर्ड वाले चार्ज को कोई मतलब नहीं होता इनसे। आया समझ में? 1 और 3 के बीच में क्या इंटरेक्शन, उससे 1 और 2 को लेना देना। 2 3 में इंटरेक्शन क्या है? 1 2 को मतलब। आया समझ में? अगर इन दोनों का इंटरेक्शन देख रहे हैं तो इस चार्ज का कोई मतलब नहीं बनेगा, इन्हीं दोनों से लेना देना। आया समझ? तो ये हमेशा इंडिपेंडेंट होता है किसके चार्ज के लिए? जो चार्ज नेबरिंग पर से। अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? ये कुछ पॉइंट्स है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है? इट फॉलोज कौन सा रूल जल्दी बताइए? फॉलोज इनवर्स स्क्वायर रूल। ये तो लिखा ही था, बोलो हाँ, हाँ या नहीं? ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर लिखाया था क्या? अच्छा एक बात और बताइए, कहाँ तक क्लियर है? क्या ये मीडियम पे डिपेंडेंट है या नहीं है? ये मीडियम डिपेंडेंट है या नहीं है? है, क्योंकि तुमने एप्सिलॉन नॉट लिखा था, एप्सिलॉन एम भी तो हो सकता था। इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट जल्दी बताइए? इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट जल्दी बताइए? ऑन मीडियम प्रिवेलिंग बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम रह रहा है उस पर ये डिपेंडेंट होगा। मीडियम बदलोगे फोर्स बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? लॉजिक समझिए। क्या फॉर्मूला आप लिखे हैं फोर्स का, बोलो सब कोई? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे थे। आज से तो एक चीज तो और पता था, एप्सिलॉन M। बोलो आया नहीं? एप्सिलॉन M अलग था, एप्सिलॉन नॉट अलग था। जब नॉट तुम इसीलिए लिख रहे हो क्योंकि ये किस चीज के लिए? वैक्यूम के लिए। किसके लिए है? वैक्यूम के लिए। किसके लिए है?
तो सारे बच्चे बताओ मीडियम के लिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, प्लीज आप चाहो तो नोट्स में ये नोट डाउन करोगे। फोर्स इन मीडियम को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बोलो हाँ या नहीं, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अरे बोलो, अरे ये किसके लिए है, कब, जब दो चार्ज को कहाँ रखा है, वैक्यूम में। कहाँ रखा है, वैक्यूम में। तो परमिटिविटी वैक्यूम का फॉर्मूला होता है ना, और क्या फॉर्मूला यहाँ पे, नॉट रखें या एम रखें, नॉट रखें। और वो किसके लिए है, मीडियम के लिए, वैक्यूम के लिए, मीडियम के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, एफ नॉट को एफ एम को तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, सारे बच्चे बताना थोड़ा सा। क्या Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर 4/4 पाई कैंसिल। बताओ एफ नॉट में एफ एम, क्या ध्यान देना इन दोनों में कैसा रिलेशन, इनवर्स या डायरेक्ट का। तो इसके सामने एप्सिलॉन नॉट लिखो या एप्सिलॉन एम लिखूं, बोलो तो कैसा रिलेशन है, इनवर्स या डायरेक्ट। ये ऊपर तो इधर, नीचे तो एप्सिलॉन नॉट नीचे इधर, एप्सिलॉन एम। बोलो हाँ या नहीं। अरे आया समझ में, इतनी सिंपल सी डिवीजन है, इसके लिए तो मुंह मत बनाइए एटलीस्ट। अब मैथ्स के स्टूडेंट हो, ले रहे हैं नहीं है, इसको डिवाइड तो कर सकते हैं ना। डिवाइड करेंगे, जैसे Q1 Q2 बाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 4/4 में चला जाएगा। यहाँ m था तो ऊपर m आ गया, नॉट ऊपर था तो नॉट इधर नीचे, क्योंकि कैसा रिलेशन है, इनवर्स का अभी भी सिखाया। कोई दिक्कत यहाँ से। एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट कुछ पढ़ाया था कुछ देर पहले, क्या पढ़ाया था, एप्सिलॉन r। क्या पढ़ाया था, क्या रिलेटिव परमिटिविटी का एक डेफिनेशन बन गया फिर से, बन गया। इसका डेफिनेशन बन गया रिलेटिव परमिटिविटी का। और इसको के से भी तो रिप्रेजेंट कर रहे थे, किससे जल्दी बताइए, के से। बोलो हाँ या नहीं। एफ नॉट कब है फोर्सेस, वैक्यूम में या मीडियम में, और एफ एम कब है। तो मैं कह दूं क्या, दो चार्जेस को मैंने स्पेस में के रख दिया, स्पेस में क्या है, वैक्यूम। मान ले एक तरफ से वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, यस, अरे क्या नहीं लग रहा होगा, नहीं होगा, लग रहा होगा ना। अगर अट्रैक्शन फोर्सेस लग रहा होगा, सोच के बताइए वहां पे, और वही फोर्सेस को लेके चले आए पानी के अंदर, तो वहां पे मीडियम मिल गया, वाटर। अरे बोलो हाँ या नहीं। दोनों में तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, पर सेम या डिफरेंट, सेम, सेम या डिफरेंट। अरे दोनों की परमिटिविटी सेम या डिफरेंट, डिफरेंट तो फोर्स भी। तो ये फोर्स कहाँ लग रहा है, वैक्यूम में। ये फोर्स किस में, दोनों अलग अलग है। और इन्हीं का रेशियो क्या दे देता है, एप्सिलॉन आर, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी। एक्चुअल डेफिनेशन यहाँ, अरे आया नहीं आया। तो रिलेटिव परमिटिविटी को क्या डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ द फोर्सेस, जब कभी दो चार्ज को कहां रख दो, वैक्यूम में, और उसी चार्जेस को कहां रख दो फाइनली, वाटर में या किसी मीडियम के अंदर। आया नहीं आया, उन दोनों का जो रेशियो होता है वही क्या दे देता है, रिलेटिव परमिटिविटी। एक्चुअल डेफिनेशन ये है। कोई दिक्कत किसी को। एक मिनट रुक जाइए यार।
यहाँ तक के डिस्कशन में किसी को कोई दिक्कत? परमिटिविटी का डेफिनेशन बताइए तो खुद से, कोई बच्चे, ऐसे नॉर्मली। हिंदी में बोलना है, मुझे इंग्लिश चाहिए भी नहीं, बोलो। परमिटिविटी को डिफाइन करने कहा जाए तो कैसे करेंगे, बोलिए। डेफिनेशन ऑफ परमिटिविटी भी बताया ना। कोई बात नहीं, लिखिए पहले, घर से सोच के आइएगा एक दिन दे। देखो, नहीं नहीं नहीं, आप पहले लिख लीजिए, फिर घर से सोच के आइएगा। क्या है, फिर एक दिन का टाइम, 5 मिनट के अंदर भूल जाते हैं और फिर परमिशन दे रहा है।
चलिए देखिएगा आप सब कोई एकदम क्वेश्चन नंबर 1। चलिए लिखते हैं सवाल नंबर 1। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे। वो वाला क्वेश्चन बना था 1 से 10, कितना दिया था? 10-12 क्वेश्चंस दिए थे ना पहले वाले। बनाए थे, इजी इजी होंगे सारे। कोई डाउट्स होंगे, डाउट एक दिन ले लूंगा, ठीक है? डाउट आज नहीं, किसी दिन बता दूंगा, उस दिन डाउट पूरा कंपाइलेशन से एक साथ लूंगा। डाउट्स आपने प्लीज डाउट को इनसर्कल करके जहां क्वेश्चन बना रहे ऊपर में लिख लें क्वेश्चन नंबर दिस, इनसर्कल इट। सारे बच्चे क्वेश्चंस भी लिखेंगे, ध्यान रखना, क्वेश्चंस भी लिखना है। हाँ, इसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस। एक बार सवाल लिखने से सवाल दिमाग में थोड़ा आ जाता है, आइडिया क्या था, सवाल क्या था, ठीक है? राइट डाउन द क्वेश्चन एज वेल इन योर नोट्स कॉपी। कोई नहीं रिकमेंड करता हम क्यों क्वेश्चन लिखे, फैशन सेंस में ना लिखे आप, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान इंसान है। बट पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहली बार आपको क्वेश्चन लिखना जरूरी हो। लिखा? हटा दिया क्या? हटा दिया जाए? लेफ्ट साइड हटाएं? लेफ्ट साइड हटा दें? राइट ऑन द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, लीव द स्पेसेस एंड राइट इट। और कुछ भी चीज अगर छोटे, आप जाके यूट्यूब से भी उस चीज को देख सकते हो कि यहाँ पे ये चीज नहीं समझ में आया था, ठीक है? चलो, बट कोशिश करूंगा कि ये चीज ना ही हो तो बेहतर है। राइट डाउन द सवाल नंबर 1, लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। Q1 है 1 इंटू 10⁻⁻10 और Q2 है 2 इंटू 10⁻⁻10 कुलम। डिस्टेंस का वैल्यू 20 सेंटीमीटर गिवन है। आपको निकालना है फोर्स। क्या ये सवाल बहुत लल्लू सवाल है क्या? बहुत लल्लू सवाल है क्या? बोलो हाँ या नहीं। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन की तरफ देख लेते हैं पहले। क्या कर लेंगे सभी कोई? एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला सारे बच्चे बताएंगे। के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻10। Q2 का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻10। आर स्क्वायर, आर की जगह 20 इंटू 10 क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। बोलो आया नहीं आया? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट, छोटे को बड़े में लेके जाना है। तो उससे हम 100 से डिवाइड करेंगे, 10⁻2 से मल्टीप्लाई करें, 20 इंटू 10 क्या चीज, -2। ओके, चलिए आ देखिए 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 9। ये 2 इंटू 10⁻⁻10 -10 10 क्या हो जाएगा, माइनस बाय 400। इसका हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा, -4। सारे मेड टर्म को आप उठा के एक साथ ले आओ। देखो 9 इंटू 2 इंटू 4 को एक साथ ले आओ। सारे 10 के पावर को एक साथ, 10⁻9, 10⁻-20, यहाँ 10 पे पावर 2, 10 पे पावर -4, सबको एक साथ उठा के रखिए। सॉल्व कर लीजिए। 9 2 से 18 बाय क्या हो जाएगा, 4। 10 9 है, ये क्या हो जाएगा, -11। और ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा, 9। 9/2 इंटू 10⁻11 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू, बोलो 9/2 10⁻⁻9। ये 4.5 हो जाएगा। 10 पे पावर क्या, -9। फोर्स निकाल लेते तो न्यूटन में आंसर। कोई दिक्कत किसी? सवाल काफी आसान और लल्लू। सवाल नंबर 2, बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, ठीक है? सिंपल सवाल है, लिखते रहेंगे। लिखिएगा। द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम कंटेन्स 2 प्रोटॉन। The nucleus of helium atom contains two proton. The nucleus of helium atom contains two protons. Two proton. Two proton separated by a distance of 3 into to the power of 3 into 10 to the power of -15 meter. Nucleus of helium atom contains two proton separated by a distance of 3 into 10 to the power of -15 meter. 3 into 10 to the power of -15 meter. लिखा सबने? 3 into 10 to the power of -15 meter लिखा?
Find the interaction force between them. 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 क्या सबने लिखा सवाल? सवाल क्या था, ये क्लियर हुआ सभी को? क्या दे रखा है बोलो, किसके बारे में चर्चा है? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। तो कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे उसमें? 2। दोनों प्रोटॉन्स का कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? 3 × 10⁻⁻15 मीटर। ध्यान देंगे, ये हीलियम का न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है जल्दी बताओ? 2 प्रोटॉन। दोनों प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस कितने का? 10⁻⁻15 मीटर। ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है यार? अभी सिखाया था। प्लस या माइनस? प्लस। 1.6 × 10⁻, क्या चाहिए? -19 कूलम। फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, K Q1 Q2 by R²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? K 9 × 10⁻, क्या हो जाएगा? 9। Q1 का वैल्यू 1.6 × 10⁻, क्या हो जाएगा? -19। यहाँ भी 1.6 × 10⁻, क्या हो जाएगा? -19 बाय R²। R का वैल्यू 3 × 10⁻, क्या हो जाएगा? -15। कितना हो जाएगा? -15 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? 9 × 1.6 × 1.6 एक साथ ले लिया। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9 डिवाइड कर दो। 10 पे पावर को एक साथ रखो। हमेशा ऐसे ही सॉल्व करोगे आप। इसको दिक्कत है, स्टार्टिंग फेज में ऐसे ही करेंगे, ठीक है? 10⁻⁻30 हो जाएगा ये। चलो अब सॉल्व कर लो, सिंपल है। 9 से 9 कैंसिल। 16 16 × 16 2.56। वेल एंड गुड। 9 है, -10 हो जाएगा। -10 -9 -29। बोलो होगा? और ये ऊपर जाके +30 आ जाएगा। तो 2.56 × 10⁻1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 25 पॉइंट क्या हो जाएगा? 6 न्यूटन। आंसर आ गया। बोलो आया नहीं आया? काफी आसान है। रिपल्सन या अट्रैक्शन? रिपल्सन या अट्रैक्शन? दोनों प्लस है। रिपेल या रिपेल करेगा। इट्स अ रिपल्सन फोर्स। कौन सा फोर्स जल्दी बताइए? रिपल्सन फोर्स। कोई दिक्कत किसी को? ये भी आना चाहिए। सवाल नंबर 3 बिना रुके जल्दी से। सवाल नंबर 3 चलिए लिखिए। लिखिएगा। 2 point charges plus 3 microcoulomb and plus 4 microcoulomb, please. 2 point charges plus 3 microcoulomb and plus 4 microcoulomb. 2 point charges plus 3 microcoulomb and plus 4 microcoulomb plus 3 microcoulomb and plus 4 microcoulomb repel each other by the force of 10 Newton. Repel each other by force of what जल्दी बताइए? Of 10 Newton. 10 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहा है। 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। इफ लिखा है वह, फुल स्टॉप डालिए, लिखिएगा। इफ ईच इज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ -6 माइक्रोकुलम, इफ ईच इज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ -6 माइक्रोकुलम, -6 माइक्रोकुलम, -6 माइक्रोकुलम, देखा? फाइंड 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 न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, न्यू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम। नो अट्रैक्शन और रिपल्सन वो पता करना। न्यू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, फाइंड न्यू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम, न्यू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम, न्यू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम। ठीक है? चलिए दोनों का वैल्यू कितना है जल्दी बोलो। सॉल्यूशन देखेंगे सारे बच्चे। Q1 का वैल्यू कितने का? +3 माइक्रोकुलम। Q2 का कितने का? +4 माइक्रोकुलम। दोनों के बीच में अट्रैक्शन K Q1 Q2 बाय R²। बोलो हाँ या नहीं? K का वैल्यू बोलिए तो 9 × 10⁻, क्या हो जाएगा? 9। Q1 का वैल्यू 3 माइक्रोकुलम, मतलब 10⁻⁻6। दूसरा क्या चीज?
4 into 10 to the power of -6 मैंने 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 to the power -6 कूलम बताया था। बोलो हाँ या नहीं? आया नहीं आया? आया। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का जल्दी बताओ, मुझे नहीं पता। फोर्स लेकिन गिवन है, कितना फोर्स किया हुआ है, कितना न्यूटन दे रखा है, 10 न्यूटन। रखिए 10, रख दिया क्या? सॉल्व कीजिएगा इसको, सॉल्व करें क्या? चलो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 3 और 4, 9 3 और 4 को एक साथ ले लेंगे, 10 टू पावर कितना हो जाएगा 9, और ये 10 पे पावर -12। बोलो हाँ या नहीं? 10 को किधर ले आएंगे, नीचे। तरीके सॉल्व करेंगे अपने आप बन जाएगा। 9 4 जा 36, 36 इंटू क्या आ जाएगा 3। बोलो आया नहीं आया? 10 टू पावर ऑफ -9 -12, 10 टू -3, ये ऊपर चल जाएगा तो -4 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा क्या? आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 3, 10 टू पावर क्या हो जाएगा -4। अब इसको रूट को इधर लेके जाओ प्लीज, देखेंगे सब कोई, प्लीज डोंट स्टॉप इंटरेक्शंस। 36 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू पावर ऑफ -4। अब बताओ इसका क्या हो जाएगा 6, इसका 1.732, तो मतलब 1.7 मान ले क्या अप्रॉक्स, और इसका 10 पे पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 16 इंटू 7, 7 6 जा 42, 4 इन एंड 6 1 जा 6 102, एंड ओवर कितना हो जाएगा -2। ये किसका वैल्यू निकला, आर का। किसका वैल्यू निकला, आर का निकल गया। अब डिस्टेंस जैसे निकला, आर जैसे निकल गया, क्या निकल गया बोलो, आर, आर जैसे निकल गया। अब आर का वैल्यू अब क्या बोला, एडिशनल चार्ज -6 माइक्रोकूलम रखेंगे, तो पहले से कितना था +3 माइक्रोकूलम था, कितना दे दिया आपने उसको -6 माइक्रोकूलम रख दीजिए, तो क्या ये -3 माइक्रोकूलम हो जाएगा क्या? ये पहले से कितना था +4 माइक्रोकूलम, कितना दे दिया -6 माइक्रोकूलम, क्या -2 माइक्रोकूलम। बोलो हाँ या नहीं? यही ना कह रहा है एडिशनल चार्ज दे दो, यस और नो। अब उस दोनों को उठा के रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। न्यू फोर्स क्या आ जाएगा, एफ डैश इक्वल टू बोलो सब कोई, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के की जगह 9 इंटू 10 पावर ऑफ 9, Q1 का वैल्यू अब कितना -3 इंटू 10 पावर ऑफ क्या चीज -2, -6, -2 इंटू 10 पावर ऑफ क्या हो जाएगा -6, और डिस्टेंस का वैल्यू ये है अप्रॉक्स, तो क्या लिखेंगे 10.2 इंटू 10 पावर ऑफ क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर। आपके हवाले सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत किसी को? आया समझ में? बहुत सिंपल लेवल का सवाल है, पक्का बन जाएगा, गारंटीड। प्लीज फोटो भेज दो, इसका क्वेश्चन और करेंगे। फोटो भेजिए, फोटो भेजिए, घर में कॉपी करेंगे, घर में कॉपी कर लीजिएगा, घर पे कर लीजिएगा। भाई क्वेश्चंस है यार, इसके लिए इतना टेंशन मत पालो, तो घर पे आराम से कर लेना, नहीं तो खुद भी कर लो, सॉल्यूशन तो मैं भेज ही दूंगा आपको, ठीक ना। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्वेश्चंस कैसे करने, समझ में आ गया सभी को? आई डोंट नो क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज सॉल्यूशन छापने की कोशिश मत करो, जब टिपिकल पेपर होगा मैं खुद दे दूंगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे मुझे 2 बार बोर्ड को रब करना पड़ेगा तब जाके एक सवाल ही ले, ऐसे ही पेपर्स है, अभी तो शुरू हुआ है। अब जेई नीट का जो सीरीज चलाऊंगा उसमें दिख जाएगा आपको वैसे लेवल के सवाल, और टेंशन मत लो, ये तो बहुत लल्लू लेवल के सवाल है, इंटरेक्शंस है ये है। अब जल्दी नीट और जेई का एक पूरा सीरीज चलाऊंगा जिसमें कंपाइलेशन चलेगा दोनों का साथ में। 11th के टॉपिक्स का जितना भी पीवाईक्यू है आप साथ देखते चलेंगे, आपको आइडिया भी लग जाएगा, बीच बीच में जहां थ्योरी रिक्वायर्ड है वो मैं बताते चलूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देखिएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ magnitude of electrostatic force and gravitational force. Find the ratio of magnitude of electrostatic force and gravitational force. Electrostatic force and gravitational force. Electrostatic force and gravitational force. Force for electron and proton. For electron, proton. For electron and proton. For electron and proton. और इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और ये डेटा कई बार पूछा है, जैसे मैंने तुमको एक डेटा लिखवाया था 6.25 इंटू 10 पे पावर 18, बोलो इलेक्ट्रॉन्स लिखवाया था, वो डेटा कई बार पूछा गया है। 250 ग्राम्स पहला सवाल जो करवाया था, कई बार पूछा गया है, कितने एग्जामिनेशन में मैं दिखा दूंगा तुमको, और ये सवाल भी अभी तुमको बता रहा हूँ, और ये डेटा तुम दिमाग में ही रखो तो बेहतर है। क्या बोला हमारे पास, बोलो क्या क्या है हमारे पास सिस्टम में, बोलो जल्दी बताइए, हमारे पास सिस्टम में क्या है बोलो। इलेक्ट्रॉन एंड क्या चीज बताइए यहाँ से, प्रोटोन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, जल्दी बताइए, इलेक्ट्रॉन, और क्या जल्दी बताइए हमारे पास, प्रोटोन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19 कूलम,
क्या मास होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 kg। जिन्हें नहीं आता देखिए, कुछ बच्चे सॉल्यूशन बना रहे हैं, रिक्वेस्ट है मत बनो, मत छापिए वो चीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समझिए पहले, बहुत सवाल दूंगा करने के, पढ़ के सवाल दूंगा, आप ही भैया नहीं कर पाओगे उतना, क्वेश्चंस इतने सारे रहेंगे आपके, प्लीज पहले आप इधर ध्यान दें। प्रोटॉन कितने होंगे बोलो? 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ क्या चाहिए? -19 कूलम। माइनस होगा इसका क्या होगा? प्लस। इसका मास कितना होता है? 1.67 10 टू द पावर ऑफ -27 kg। ये डेटा है, दिमाग में रखना पड़ेगा, कोई नहीं देगा एग्जामिनेशन। ठीक है, अब आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा, और कौन सा फोर्स पूछा जल्दी बताए? इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं, वही जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, क्या फॉर्मूला है? ए Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक ना? आपको पता है डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ मेंशन है क्या? हमें डिस्टेंस का जरूरी भी नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। ए का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर ऑफ 9, ये वैल्यू कितना? 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ क्या चीज? -19। नेग्लेक्ट द चार्जेस, ठीक ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं। और इसका 1.6 इंटू 10 पावर क्या चीज? -9। ठीक ना, बाय क्या लिखोगे? स्क्वायर। लिख दिया यहाँ से। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो बचपन से, G m1m2 बाय आर स्क्वायर। जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 पे पावर -11। मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन का और एक किसका? प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास 1.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27। बोलो आया नहीं आया? इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन का लिख दिया, चलो तुम इलेक्ट्रॉन का बाद में लिख रहे, ये प्रोटॉन ही कर लो और ये क्या कर लो, इलेक्ट्रॉन का क्या है बोलो? 10 टू पावर ऑफ क्या चाहिए? -31। भाई क्या करेंगे जल्दी बताओ? आर स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करके एक लंबा सा रिजल्ट आएगा, ठीक ना? बट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्राई ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है? अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्योंकि एक प्लस है और दूसरा इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस, और ये क्या है? प्लस। और ग्रेविटेशनल हमेशा अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन। ये हमेशा डेटा याद रखोगे, 2.4 इंटू 10 टू पावर ऑफ 39। सम डेटास आर डायरेक्टली गोइंग टू बी क्रैम्ड। मैं कोई इसमें इफ एंड वर्ड्स नहीं कहूंगा। कुछ लोग तानाशाह बनने से आ जाएंगे, हम तो कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट कोई इश्यूज नहीं। बट ऐसे डेटास डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन। वी डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम्स ऑन द यूजलेस स्टफ्स, यू आर कैलकुलेटिंग इट, व्हाई रीजन? कुछ मीनिंग नहीं बनता ना। डायरेक्टली ये क्वेश्चन एक ही बनेगा, क्योंकि समझो तो सही, इनमें यूज हो रहा चीज एक कांस्टेंट है, मास फिक्स है, चार्ज फिक्स है, डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है। ए का वैल्यू फिक्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फिक्स। अब फिक्स चीज को याद करो तो फिक्स चीज एक और याद रखो ना। और क्या वैल्यू होगा बोलो यहाँ से? 2.4 इंटू 10 पावर ऑफ क्या चीज? 39। मुझे एक बात बताना, इससे क्या पता चला कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है? कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या ग्रेविटेशनल? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज 2.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 39 टाइम्स ऑफ एफ जी। ये याद रखना पड़ेगा, इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर इन कंपेयर टू व्हाट, जल्दी बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक डेटा आप दिमाग, क्या वैल्यू होगा जल्दी बोलो सब कोई? 2.4 इंटू 10 पावर ऑफ 39, और वहां बोला था 6.25 इंटू 10 पे पावर 18। कुछ डेटा तो एकदम दिमाग में बैठे होने चाहिए डायरेक्टली। आपको लेटर सपोज पूछ ले, यहाँ पे चार आपको असर्शन रीजन के सवाल दिए और बोला कि इतना वैल्यू होता है उसका, ठीक ना, मान लेता है अब्रप्ट केसेस, तो क्या आप जाके बैक में जाके ये कैलकुलेशंस करके वेस्ट करेंगे टाइम को अपना? नहीं। समथिंग, एक बात मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, एक एक चीज के कंसेप्ट का आंसर्स है, लेकिन कोई चीजें अगर दिमाग में डायरेक्ट रख ली जाए तो वो आपके एग्जामिनेशन में बहुत टाइम बचाता है। और मैं कई बार बोलूंगा, रादर ऑफ डूइंग पीएचडी इन सर्टेन सब्जेक्ट्स, पहले आप दिमाग में एक बार बैठा लो कि आपको सिलेक्शन पहले लेना है, बाद में जाके आपको ये सोचना है कि उसके अंदर की डिटेल्स क्या। पीएचडी आप आईआईटीज में कर सकते हो, एम्स में भी कर सकते हो, नीट के कॉलेजेस में। समझ में आया? बट कॉलेज जाना जरूरी। आप पीएचडी करने लगे, नहीं मुझे इलेक्ट्रॉन की पूरी थ्योरी और बुक्स लिखे ना आप जाके वहां के पीएचडीज में लिखे ना, प्लेटफॉर्म तो ले लें। समझ में आया? तो पहले गो फॉर द सिलेक्शन, एंड आफ्टर दैट जितने परसेप्शंस बनाने हैं वहां बना। इज इट ओके? क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी देखिएगा। The electrostatic attraction acting between small spheres, एक मिनट रुक जाइएगा, सॉरी फॉर दैट, एक नया
फॉर्मेट चेंज कीजिए, लिखिएगा। चेंज द फॉर्मेट, प्लीज कट दिस क्वेश्चंस। थोड़ा क्वेश्चन कट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेट सेम है, एक कराने से क्या आर पूछ रखा है, क्यू दे रखा है, डजंट मैटर। नया फॉर्मेट कीजिए, लिखिएगा। लिखिएगा सब कोई। अंडर द एक्शन ऑफ गिवन कोलम्बिक फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ आंसू रुक किया था, ये वाला, ये हो गया ना? नहीं रुक जाइए, ये वाला नहीं किया ना अभी, ये हो गया था ना? हाँ चलो ठीक है, लिखिएगा। लिखिएगा क्वेश्चन सब कोई। अंडर द एक्शन ऑफ गिवन कोलम्बिक फोर्स, under the action of given coulombic force, under the action of given coulombic force, acceleration of electron is, acceleration of electron is, acceleration of electron is, acceleration of electron is 2.5 into 10 to the power of 22. Acceleration of electron is 2.5 into 10 to the power of 22 meter per second square. Under a given coulombic force, acceleration of electron is 2.5 into 10 to the power of 22 meter per second square. लिखा सबने? फुल स्टॉप डालिए। Then the magnitude of acceleration of proton, then the क्या लिखा है? Magnitude of acceleration of proton, magnitude of acceleration of proton under same coulombic force will be, under same coulombic force will be, under same coulombic force will be, then the magnitude of attraction of, sorry, acceleration of electron under same coulombic force will be, under same coulombic force will be, under same coulombic force will be. समझ में आया? फोर्स का फॉर्मूला कुछ नहीं दिया, फोर्स का वैल्यू। ये किसका एक्सेलरेशन गिवन है? इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का? इलेक्ट्रॉन का। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन है क्या? F इज इक्वल टू मास इनटू क्या चीज? एक्सेलरेशन। फोर्स का वैल्यू हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू बोलो क्या लिखेंगे? मास की जगह 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 31। बोलो हाँ या नहीं? एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना? 2.5 इंटू 10 टू पावर ऑफ क्या चीज? 22। थोड़ा सॉल्व कर ले क्या? 9.1 इंटू 2.5 करेंगे क्या? 10 पे पावर -31 प्लस 22, वहां से गया 8 और इधर -9। बोलो आया नहीं है? होगा नहीं होगा? F 9.1 अप्रोक्सीमेटली 9 मान सकते हो तो मान लो, नहीं मानना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 91 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 25 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, इसको 100/4 कर दीजिए। बट करना गंदा सा लगेगा थोड़ा, मल्टीप्लाई ही कर लो, बेहतर है। 25 से करेंगे कितने टाइम्स हो जाएगा? 91 और 25 कर देंगे, यहाँ से 5 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 18 हो जाएगा। 5 है, 7 है, 12 है, 3 नहीं 1 है। सही है ना? 12 पॉइंट क्या हो जाएगा? 75। क्या हो गया अब? क्या 2 एक की जगह 2 होगा? 22 पॉइंट क्या हो जाएगा? 7 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा? -9। फोर्स निकल गया क्या? क्या निकल गया? फोर्स। आपसे एक्सेलरेशन पूछा है तो फोर्स तो दोनों का सेम है या डिफरेंट है? सेम। तो फोर्स इक्वल्स टू फिर से मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ क्या चीज? प्रोटॉन। तो वैल्यू ऑफ फोर्स 22.75 इंटू 10 पे पावर -9 इंटू मास इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। आपके हवाले सवाल आया नहीं आया? कर लोगे क्या? पक्का हो जाएगा? नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 18 to 29। दिस इज होमवर्क। 18 to 29 योर होमवर्क। चलो फटाफट करते चलो। 18 to 29 जल्दी से अपना कॉपी चेक करा लेंगे सारे बच्चे। अपने सीट्स पे कॉपी ओपन करके रखे केमिस्ट्री का। चलो मेरे पास नहीं आना है, मैं ही आपके पास आ रहा हूँ दौड़ दौड़ के। चलो ओपन करो।